अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चले स्टोरी की तरफ चलते हैं। रतलाम मील ने विसल दी और प्लेटफार्म पर धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। शुक्र था कि मौसम सर्द न था, वरना तो मेरे पास सर्दी से बचाव के लिए कुछ भी ना था। गर्म चादर या स्वेटर तो एक तरफ रहा, ऊनी मफलर तक ना था। लेकिन जैसे ही ट्रेन राजस्थान के सहराई इलाके से निकली तो हल्की हल्की ठंड का असर गालिब आने लगा, मगर इसका तदराक मैंने यूं किया कि फ़र्श पर बैठे मुसाफिरों के साथ लगकर बैठ गया। ट्रेन के साथ बड़ा अजीब मसला महसूस हो रहा था। कभी तो वो तेज़ दौड़ने लग जाती और कभी बिल्कुल ही सुस्त हो जाती। इतनी के बासानी कोई मुसाफिर नीचे उतर कर पेशाब करके दोबारा सवार हो सकता था। शायद ये लूप लाइन थी इसलिए, वरना तो मेन लाइन पर एक दूसरे के पीछे तेज़ रफ्तार ट्रेनें दौड़ती रहती हैं। इस लाइन पर दूसरी ट्रेन के आने में खासा तवील वक्फा था, बल्कि पूरे 12 घंटे का वक्फा। मैं सुकड़ा सिमटा बैठा सोचों में गुम था। सुल्तान और राजा पटेल की हिलाकत और फिर उनसे रेड फाइल हासिल करके उसे ज़ाया कर देने के बाद अब सत्यापाल समेत उसके आदमियों मकान को आग और बारूद में झोंक कर मैं अपने इस मिशन में 50% कामयाबी हासिल कर चुका था और दुश्मनों के लिए एक खतरनाक हवा की सूरत अख्तियार कर चुका था। वो अब यकीनन भूखे और होनहार बेड़ियों की तरह मुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। मेरे लिए ये खुशगवार तब्दीली थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान में उनका नेटवर्क तबाह करने और फिर उन्हीं की सरहद में दाखिल होकर उनका एक ज़ेली हेडक्वार्टर बम्बू से उड़ाने के बाद वतन दुश्मन की अब सारी तवज्जो यकीनन मेरी तरफ मबजूल हो चुकी होगी। लिहाजा मैं भी अब उन लोगों को तिगनी का नाच नचाने का फ़ैसला कर चुका था। ट्रेन कई छोटे छोटे स्टेशनों पर रुक रही थी और बसा औकात उसका स्टाफ किसी स्टेशन पर इतना तवील हो जाता था कि यूँ महसूस होने लगता जैसे ड्राइवर चलाना ही भूल गया हो। मुसाफिरों का रश अब कम होने लगा था। उसके बाद मुझे एक अलग थलग सीट मिल गई। मैं फ़ौरन वहाँ जाकर विराजमान हो गया और खिड़की से बाहर तरीके में बेमकसद घूरने लगा। ज़रा देर बाद ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी तो मेरे सामने वाली सीट से भी एक मुसाफिर नीचे उतर गया। मैंने अपनी दोनों टांगें सामने की खाली सीट पर फैला दी, मगर मुझे ज़्यादा आराम नसीब ना हो सका। एक मुसाफिर सवार हुआ और उसके बाद एक नौजवान जोड़ा भी सवार हुआ। लड़की की उम्र बमुश्किल 18-20 साल के दरमियान रही होगी, जबकि लड़का भी ज़्यादा बड़ा न था। लड़की ने बगजी थाम रखी थी। दोनों ही मुझे परेशान और हवास बाता नज़र आ रहे थे और जल्दी से दाएं जाने वाली सीटों में विराजमान हो गए, जबकि पहले वाला मुसाफिर जो एक करह सूरत और उदेड़ उम्र था वो इन दोनों को घूरते हुए मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। लेकिन बावजूद इसके वो गाहे बगाहे उस परेशान जोड़े को घूरने भी लगता था। कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये उदेड़ उम्र करह सूरत शख्स इनका ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हो। वो जोड़ा भी शायद इस उदेड़ उम्र से खौफज़दा नज़र आ रहा था। मुझे यूँ लगा जैसे ये लड़का लड़की को भगा कर ले जा रहा हो। खैर मेरा क्या, मैं तो अपने ख्यालों में खो गया। दिल्लू, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा कि तुम इतने बुज़दिल भी हो सकते हो। अचानक लड़की की दबी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो अपने साथी लड़के से मुखातिब थी। उसके शिकवा कनाह लहजे में मासूमियत थी। अगर मैं बुज़दिल होता तो तुझे बीच मंझदार में छोड़कर भाग न जाता। लड़के ने जवाब दिया तो लड़की ने सूजे हुए मुंह से कहा, तो और तू कौन सी बहादुरी वाला काम कर रहा है? मेरी तरह मेरे सामने बैठा हुआ ओकरा सूरज शख्स भी बगौर उन दोनों की गुफ्तगू पर कान दिए हुए था, जबकि वो दोनों लड़का लड़की अब गिरदो पे से बेखबर होकर आपस में बातें कर रहे थे। तुझे अपने माँ बाप के पास ही तो छोड़ने जा रहा हूँ वापस, जहाँ से तू बागी है। क्या ये बहादुरी वाला काम नहीं? लड़के ने कहा। जवान नारी एक बार अपने माता पिता का घर छोड़ दे तो दोबारा उसे कोई पनाह नहीं देता। दिलों में अब किस मुंह से अपने दुखी माता पिता का सामना करूंगी? तूने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी मूर्ख, मैं क्या करूं? लड़की रो पड़ी। लड़का परेशान हो गया। तब मेरे सामने बैठे हुए करह सूरत शख्स ने खड़े होकर लड़के को मुखातिब करके कहा, क्यों रे मूर्ख, एक जवान कुंवारी कन्या को भगा ले जा रहा है, करूँ तुझे पुलिस के हवाले? मुझे इसका यूं दखल देना बुरा लगा था, मगर मैं खामोश रहा। अलबत्ता लड़की ज़रूर परेशान हो गई थी, मगर उसका साथी लड़का बिल्कुल हाइफ ना हुआ, बल्कि वो भी उठ खड़ा हुआ और सीना तान कर उस करह सूरत वाले शख्स से तेज़ लहजे में बोला, तू कौन होता है हमारे मामले के बीच बोलने वाला? बैठ जा खामोशी से अपनी सीट पर। इसकी जवाबी कार्रवाई पर करह सूरत वाले शख्स को भी तैश आ गया। वो जारहाना अंदाज में उस लड़के की तरफ बढ़ा और आंखें निकालता हुआ दरश लहजे में उससे बोला, चोरी और सीना जोरी, अभी बताऊं तुझे कौन हूं मैं? अरे भैया रहने दो, मेरी तो किस्मत ही खोटी है जो इस बुज़दिल के कहने पर आकर अपने बाप की चौखट पार की और अब मुझे दोबारा मेरे माता पिता के पास ही ले जा रहा है। उस लड़की ने मुल्तजी लहजे में करह सूरत वाले शख्स से कहा, ये अगर तुझे तेरे घर से भगा ले गया तो इसे तुझसे शादी करना चाहिए, ना कि बेसहारा छोड़ दे। मैं ऐसे लुचे लफंगों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ जो तुम जैसी मासूम लड़कियों को भगा ले जाते हैं और फिर मज़े लूटने के बाद बेसहारा छोड़ देते हैं। वो शख्स गुस्से से लड़के की तरफ घूर कर लड़की से बोला। बेचारी लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था। वो शख्स बिल्कुल ठीक कह रहा था, मगर बावजूद इसके मुझे वो लड़का सूरत से ओबाश फितरत नज़र नहीं आ रहा था।
वरना वो लड़की को वापस उसके घर नहीं ले जाता, उसे छोड़कर अपनी राह लेता। नहीं नहीं भैया, मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, दिलू ने मेरे साथ अब तक कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। वो लड़की उस शख्स से जारहाना तेवर भांप कर जल्दी से लड़के की हिमायत में बोली, तू तो इसकी हिमायत करेगी ही, पर मुझे फिर भी यकीन है कि ये तुझे किसी के हाथों फरोख्त कर देने का इरादा रखता है। वो दृष्टि से बोला तो दिल्लू नामी इस लड़के को भी गुस्सा आ गया। जुबान संभाल कर बात कर, वरना क्या कर लेगा तू। अब मेरा बीच में पड़ना लाजमी हो गया, क्योंकि वो दोनों बेचारे पहले ही परेशान थे। ऊपर से ये करस सूरत उदेड़ उमर हुदाई फौजदार बनकर उन्हें मजीद परेशान करने में तुला हुआ था। चुनांचे उससे पहले कि नौबत हाथापाई तक जा पहुंचती, मैंने खड़े होकर सबसे पहले उस करस सूरत वाले शख्स के कंधे पर हाथ रख के नरमी से बोला, ठहरो भाई, मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर मैंने इस दिलू नामी लड़के की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मेरा नाम दिल मुराद खान है, उसने बड़ी दिलेरी से अपना नाम बताया। मैं चौंक पड़ा, गोया ये लड़का मुसलमान था। फिर मैंने उस लड़की से नाम पूछा। वो पहले तो तरद्दुद करने लगी, फिर मुझे भला मानो समझते हुए बोली, मेरा नाम उषा देवी है। क्या तुम हिंदू हो। मैं एक बार फिर चौंका। उसने इस बात में सर हिला दिया। ओए मसले, तूने हमारे हिंदू मज़हब की लड़की के साथ ये खिलवाड़ करने की जुर्रत कैसे की। अब तो मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। तू मुसलमान है। इस बार वो करत सूरत वाला शख्स जैसे गुस्से से फट पड़ा तो लड़के मुराद ने भी सीना तान कर कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। फिर की ऐसी की तैसी। तब वो करत सूरत वाला आपे से बाहर हो गया। वो भी चूंकि हिंदू ही था। एक मुसलमान लड़के के साथ अपने मज़हब की हिंदू लड़की को देखकर उसकी रगे हमीयत फड़क उठी। अगर मैं उसे बर वक्त ना रोक लेता तो दोनों में सरपटोल हो जाती। चंद बैठे हुए दीगर मुसाफिर भी हमारी तरफ मतवज्जा हो गए। उनमें बेशतर हिंदू थे और बड़ी नफरत अमेज़ नज़रों से लड़के को घूरे जा रहे थे, जैसे उसकी टिक्का बोटी करने को बेचैन हो। मैं भी ज़रा परेशान हो गया था। मुझे उस लड़के दिल मुराद और दिल्लू की बेवकूफ़ी पर गुस्सा और अपने आप पर पछतावा महसूस होने लगा था कि मैंने बिला वजह इसका असल नाम पूछ लिया, जो मेरा हम मज़हब यानी मुसलमान था। अब मेरा उसे इन मुश्तिल हिंदुओं के नरगे से बचाना फ़र्ज़ था। ताहम मैंने मुदाखलत करते हुए इन मुश्तिल मुसाफिरों को समझाते हुए लड़के की हिमायत में कहा, भाइयों बिला वजह हुन हराबे से क्या फ़ायदा। कसूरवार तो दोनों ही हैं। अगर लड़के के दिल में मैल होता तो ये लड़की को बेसहारा छोड़कर अपनी राह लेता। मेरे समझाने पर हालात ज़रा काबू में आए तो मैंने लड़के दिल मुराद से कहा, देखो लड़के, अब तुम इस लड़की को हैर हरीत के साथ उसके घर तक छोड़ दो, समझे। हाँ जनाब, इसलिए तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं खुद उषा देवी को उसके घर छोड़ने के बाद वापस लौट जाऊँ। वापस तो तेरी अब लाश ही जाएगी मसले। उस करत सूरत वाले ने बुनाकर उसे गाली दी तो मुझे भी उस पर तैश आ गया। लेकिन ये मामला इतना नाजुक था कि उषा लाख गलती पर होती मगर तासुब पसंद हिंदुओं का नज़ला मुसलमान लड़के दिल मुराद पर ही गिरता। वहाँ सब कट्टर हिंदू मौजूद थे। मुसलमानों की तादाद अगरचे थोड़ी थी, मगर वो लड़के की मदद को दरमियान में कूद पड़े थे। बल्कि उनमें से एक मुसलमान ने तो दीदा दिलेरी के साथ सारे मुतासब हिंदू को ललकार भी दिया, खबरदार अगर किसी ने भी लड़के को गंदी आंख से देखा, लड़की का भी इसमें बराबर कसूर है। तुम्हें सिर्फ मुसलमान लड़का ही कसूरवार नज़र आ रहा है। मुसलमान मुसाफिर की एक ही ललकार ने वहाँ मौजूद सारे मुतासब इंतहा पसंद हिंदुओं को खामोश करवा दिया था। मगर चूँकि वो ज़्यादा तादाद में थे इसलिए कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहे थे और लड़की की तरफ से जानबदारी बरत रहे थे। मैं शशोपंज में मुब्तला था, मगर पीछे हटना भी मेरे बस में ना था। मैंने एक बार फिर बीच बचाव की कोशिश की और बावाज़ बुलंद बोला, मेरा मशवरा है लड़की को अब हम खुद इसके माँ बाप के घर छोड़ आते हैं और उस लड़के को जाने देते हैं। मामला यही ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा है। बिला वजह इस मसले को जितनी हवा देंगे तो ये बजाय हल होने के आगे भड़काएगा और फसाद खड़े होने का भी अंदेशा है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि जितना इस मसले को उछाला जाएगा, लड़की और लड़की के माँ बाप की बदनामी भी होगी। तू भी ज़रूर मुसलमान है जो लड़के की हिमायत कर रहा है, एक शर पसंद हिंदू ने चीख कर कहा। मैंने भी बिला तवीको तामिल कहा, हाँ मैं बेशक मुसलमान हूँ, मगर मैं लड़ने की हिमायत नहीं कर रहा, दरमियान का रास्ता बता रहा हूँ ताकि फसाद खड़ा ना हो। मेरी बात रोककर सूरत वाला फड्डेबाज हिंदू शख्स अब मुझ पर आंखें निकालता हुआ नफरत अंगेज लहजे में बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लड़के को पुलिस के हवाले करेंगे और लड़की को भी मैं खुद अपने साथ ले जाऊंगा उसके माता पिता के घर। चलो लोगों, आगे बढ़ो, पकड़ लो इस मुसलमान लड़के को, इसने हमारी गैरत को ललकारा है। वो हबीस आहर में अपने हम मज़हब हिंदुओं से बोला तो मुझे भी तैश आ गया। मैं भी चंद मुसलमानों पर मुश्तमिल टोले के साथ जा शामिल हुआ और लड़के दिल मुराद के सामने डाल बन के खड़ा हो गया। फिर खूननाक जोशो गैस से बोला, खबरदार किसी ने अगर लड़के को हाथ भी लगाया तो मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा। मेरे ललकार ने उन बुज़दिलों के टोले पर हैबत तारी कर दी। वो हचर मचर करने लगे, मगर वो करत सूरत फसादी हिंदू मेरी तरफ जारहाना अंदाज में गुस्सा ताने बढ़ा तो मैंने फुर्ती के साथ एक लात उसके सीने पर रसीद कर दी। वो लड़खड़ाता हुआ अपने हिंदू साथियों के टोले पर जा टकराया। फिर वो सब हम पर बैक वैक पुल पड़े। लड़की मारे खौफ के चीखने चिल्लाने लगी, मगर मुट्ठी भर मुसलमानों ने शरपसंद हिंदुओं के टोले की खूब दुर्गत बना डाली। खुद मैंने उस करत सूरत वाले फसादी हिंदू को जी भरकर मार लगाई जिसने उस फसाद को हवा दी थी। साथ ही मैंने मजीद 4-5 हिंदुओं को भी मार लगा दी। ये लोग मार खाने के बाद हामते कामते अपनी अपनी सीटों पर जा दुबके और आपस में लगे खुसर फुसर करने। मैं समझ गया था कि ये लोग बुग़्ज़ रखने वाली कौम है, आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे।
लिहाजा मैंने लड़के दिलमुराद से पूछा कि उसका घर कहाँ है। उसने बताया कि अगला स्टेशन उसके गांव परनामगढ़ का है। मैंने उसे वहां उतरने का कह दिया। अगला स्टेशन आया तो मार खाए जहमी सांप की मिसल सारे हिंदू चींखते चिल्लाते हुए बोगी से उतर के प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और ट्रेन में मौजूद अपने दीगर हिंदू साथियों को भी चीख चीख कर उतरने का कहा। सूरत हाल नाजुक हो चुकी थी। इन बुजुर्गों के आड़े आना अब दानिशमंदी नहीं थी। मैंने वहां चंद गिनती के मुसलमानों को बोगी के दूसरी तरफ उतर कर खिसक जाने को कहा और फिर खुद भी छिपता छुपाता लड़के दिलमुराद खान लड़की ओशा देवी को लिए दूसरी तरफ तारीकी में उतर गया। चश्मे ज़दर ने हम प्लेटफॉर्म से दूर जा चुके थे। परनामगढ़ ज़्यादा बड़ा गाँव ना था। चंद कदम चले थे कि जंगल शुरू हो गया। यूं भी भारत के बेशतर इलाके घने जंगलात और पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। हम तीनों एक जगह दुबक कर बैठ गए और दूर इंजन की विसल उभरी प्लेटफॉर्म की बीमार सी रोशनी दिखाई दे रही थी। ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया था। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद मैंने उन दोनों बेवकूफ़ लड़की लड़के को गुस्से से डांटते हुए कहा, तुम दोनों के घर से भागे ही थे तो भला ट्रेन में झगड़ने की क्या ज़रूरत थी। ये तो शुक्र हुआ कि कोई बहुत बड़ा फसाद खड़े होते होते रह गया। फिर मैंने लड़के दिलमुराद से कहा, और तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो लड़की को घर छोड़ने की। अगर इतने ही बुज़दिल थे तो इस बेचारी को क्यों घर से भागने पर मजबूर किया था। दिलमुराद बोला, भाई जी मैं ओशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इसकी अपनी मर्जी भी तो शामिल थी मेरे साथ भागने की। क्या तुम दोनों ये बात नहीं जानते थे कि तुम दोनों का मज़हब अलग अलग है। अब मैं दोनों को घर का तो इस बार ओशा बोली, भैया प्रेम प्यार ना ज़ात पूछे ना मज़हब, हम मजबूर थे। वो रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। फिर दिलमुराद से बोला, देखो अगर ये लड़की तुम्हारे साथ सच्ची है तो इसे अपने साथ कहीं दूर ले जाओ। इसे अपने मज़हब इस्लाम के बारे में बताओ और ये तुमसे ज़्यादा अगर दीन इस्लाम से मुतासिर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो फिर इसे शादी कर लेना, समझे तुम। इरादा तो मेरा यही था भाई जी, दिलमुराद खान उदासी से बोला। मगर क्या? मगर मेरे साथ एक मसला हो गया है। उसके लहजे में गहरी परेशानी और तशवीश थी। कैसा मसला? खुलकर बताओ, मैंने पूछा। वो जी हमारे घरों से भागने के बाद मुझे पता चला कि ओशा के माँ बाप और भाइयों ने मेरे माँ बाप और सारे घर वालों को जंजाल में डाल दिया। पूरा गाँव उनके खिलाफ हो गया है। पुलिस अलग बार बार आकर तंग करने लगी है। मेरे बाप और भाइयों को लाकअप में बंद करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। गर्जिया के उन लोगों ने मेरे घर वालों का जीना दोभर कर दिया है। ओशा तो बड़े साहूकार की बेटी है जबकि मेरे माँ बाप तो बिल्कुल ही गरीब हैं। दिलमुराद तुम या तो बेवकूफ़ हो या फिर खुदगर्ज। मैंने ज़रा तेज़ लहजे में उससे कहा, तुमने पहले ये नहीं सोचा था कि तुम एक ऐसी लड़की को भगा ले जा रहे हो जो ना सिर्फ बड़े बाप की बेटी है बल्कि हिंदू मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती है। तुम्हारे गरीब माँ बाप किस तरह मुकाबला कर सकेंगे। तुमने अपना मकसद तो हासिल कर लिया मगर उन बेचारों को कभी ना ख़त्म होने वाली मुसीबत में मुब्तला कर दिया। मेरे तानो तैश के बाद वो बेहतियार रो पड़ा। भाई जी मैं बहुत नादम हूँ, मैं बहुत शर्मसार हूँ। इसीलिए तो मैंने फ़ैसला किया है कि ओशा को उसके माँ बाप के पास छोड़ दूँ। अब एक और बेवकूफ़ी मत करो, मैंने कहा। तुम इस तरह सामने आओगे तो सारे हिंदू तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। तुम पहले ये बताओ तुम्हारा अपने घर के अलावा और भी किसी दूसरी जगह ठिकाना है? जी हाँ, मैं सीतानगर में ही रहता था। वही मेरा दोस्त सईद रहता था। वही गांव से खबरें लाकर मेरे घर वालों पर होने वाले जुल्म की खबरें दिया करता था। ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने माँ बाप का नाम पता मुझे बता दो और खुद अकेले सीतानगर अपने दोस्त सईद के पास चले जाओ। मैं ओशा को लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच जाता हूँ, समझे तुम। मगर इससे पहले तुम यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। बहुत अच्छा जी, ये ठीक रहेगा, वो बोला। फिर उसने ओशा की तरफ हसद ज़दा नज़रों से देखा। ओशा की आंखों से हिजर फराक के आंसू उमड़ पड़े। उसने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी। दिलमुराद खामोशी से चला गया। फिर मैं ओशा को लेकर उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर चले तो सामने तारीकी में मदम सी रोशनियाँ और घर के हाके नजर आए। ओशा चलते चलते अचानक रुक गई। क्या हुआ, तुम चलती क्यों नहीं? मैंने कदरे चौंक कर पूछा। भैया तुम भी मुसलमान हो, मेरे साथ चलोगे तो क्या तुम मुसीबत का शिकार ना हो जाओ? मैं यहाँ से खुद ही चली जाती हूँ अपने घर। उसकी बात माकूल थी लेकिन फिर भी मैं उसे उसके घर के दरवाजे पर ही छोड़ना चाहता था, इसलिए उसके साथ चलता रहा। आबादी करीब आ गई तो उसने मुझे सामने एक निस्बतन बड़े पुख्ता इंटों वाले मकान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो उसके माता पिता का घर है। अब मैं वापस लौट जाऊँ। ये कहकर जब वो जाने लगी तो मैंने उससे कहा, ओशा हो सके तो दिलमुराद को माफ़ कर देना, और हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल कर लेंगे। हो सके तो दिलमुराद के गरीब माँ बाप का भी भला कर देना, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं। गमज़दा सी ओशा ने होले से इस बात में सर हिलाया और फिर आगे तरीकी में बढ़ गई। मैं उसे तब तक जाते देखता रहा जब तक कि वो अपने मकान की चौखट के करीब न पहुंच गई। उसके बाद मैं वापस परनामगढ़ के रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। परनामगढ़ के रेलवे स्टेशन की इमारत खासी पुरानी और बोसीदा सी थी। प्लेटफार्म भी उखड़ा हुआ था। वहाँ 400 वीरानी और खामोशी का राज था। आसपास कोई इंसान, हत्ता के अमले का कोई आदमी भी नज़र नहीं आता था जिससे मैं पूछ सकता कि रतलाम जाने वाली दूसरी ट्रेन किस वक्त आने वाली है। बहरहाल मैं एक सीमेंट के बेंच पर बैठ गया। रात दबे पाँव सुरक रही थी। मैं सुकड़ा सिमटा बैठा हुआ था। हर सुहू का आलम तारी था। यहाँ से गुजरती हुई वाहिद फौलादी पटरी चांद की रोशनी में दूर तक चमक रही थी। मुझे नींद सताने लगी और फिर मैं खुद ही अंदाज़ा करके वहीं बेंच पर ही लेट गया कि ट्रेन ने आना होगा तो अब सुबह ही आएगी। बेंच पर लेट कर ज़रा कमर सीधी हुई तो मुझे आराम मिला और मैं गहरी नींद डूब गया।
शोर शराबे से मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी थी, वो रतलाम जाने वाली थी। मैं लपक कर उसमें सवार हो गया। ज़रा देर बाद ट्रेन ने उदासी विसल दी और रेंगने लगी। शाम गेट ट्रेन रतलाम के प्लेटफार्म पर रुकी। मैं उतर गया। रतलाम रेलवे स्टेशन की इमारत निस्बतन बेहतर थी। प्लेटफार्म भी खासा बड़ा था, चहल पहल भी खूब नज़र आ रही थी। पूछने पर पता चला कि बड़ौदा तक रेलवे लाइन का रास्ता सैलाब की वजह से खराब हो चुका है। अलबत्ता मुसाफिर बसें जाती हैं। मैं भी रेलवे स्टेशन की इमारत से बाहर निकला। रतलाम अच्छा खासा बड़ा शहर था, मगर बहरहाल इसका शुमार मुंबई के पसमानदा शहरों में होता था। लारी अड्डे तक जाने के लिए मैं एक 4 सीटर पर बैठ गया और 5 रुपये में लारी अड्डे पर उतर गया। यहाँ पूछने में पता चला कि कोई भी लारी बड़ौदा तक नहीं जा रही। सैलाब ने रेलवे लाइनों के अलावा सड़क के रास्तों को भी मुतासिर किया था। अब तो मैं बड़ा परेशान हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मकामी लोगों से पूछने में मालूम हुआ कि बड़ौदा तक जाने वाले रास्ते खासी तवील मुद्दत तक बंद रहेंगे। आखिर कोई तो नेमुल बदल रास्ता होगा, लोग फिर किस तरह आते जाते होंगे। मेरे इस सवाल पर एक ने बताया कि मुझे अहमदाबाद जाने वाली लारी में बैठ जाना चाहिए। वहाँ से बड़ौदा करीब करीब पड़ेगा, हो सकता है वहाँ से बड़ौदा तक जाने के लिए कोई सबील पैदा हो जाए। चुनांचे मैं अहमदाबाद जाने वाली बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। भारत और पाकिस्तान का लिविंग स्टाइल, यहाँ का रहन सहन और ट्रांसपोर्ट वगैरह सब एक ही सा था। अलबत्ता गुर्बत यहाँ ज़्यादा देखने में आती थी। असमत फरोशी के अड्डे भी थे और खुफिया प्राइवेट तौर पर भी बाज़ घरों में यह मकरूह कारोबार चल रहा था। बहरहाल मुझे इन लगवियात से क्या लेना देना। बस में मुझे बड़ी मुश्किल से चंद मुसाफिरों के बीच फंस कर जगह मिली थी। ये बस भी सुस्त रफ्तारी से रवां दवां थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, मरतूब हवाएं भी जोर पकड़ने लगी थीं। मुसाफिरों से पूछने में मालूम हुआ बस अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो रात के 3 बजे अहमदाबाद पहुंचना मुतवक्किल था। अभी रात का 1 बजा था। मुसाफिर बस सड़क पर दरमियानी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। दोनों तरफ घने जंगलात का सिलसिला था। उसके बाद दाएं जानिब चटेल मैदानी इलाका शुरू हुआ। अचानक बस ने झटके लेने शुरू कर दिए और फिर उसकी रफ्तार कम होने लगी। शायद कोई खराबी वाक़ई हो गई। बस रुक चुकी थी। बस ड्राइवर के अलावा एक मुंशी और कंडक्टर भी था। वो बस के नीचे सीट बिछाकर खराबी दुरुस्त करने में मसरूफ़ हो गए। तमाम मुसाफिर बाहर उतर आए और पेशाब वगैरह करने लगे। मैं भी नीचे उतर आया। कंडक्टर और मुंशी बस के नीचे खराबी दुरुस्त करने में मसरूफ़ थे। ड्राइवर उन्हें टूल सप्लाई कर रहा था। फिर उसने एक जगह खड़े होकर सिगरेट सुलगाई और लंबे लंबे कश लेने लगा। मैं उसके करीब पहुंचा और पूछा, भाई साहब खराबी कितनी देर में दुरुस्त हो जाएगी? 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वो लापरवाहीना अंदाज में मुंह से धुआं उगलते हुए बोला और एक तरफ टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गया। मैंने वक्त का अंदाज़ा लगाया और सोचा कि मेरे हक़ में बेहतर ही है। गोया अब ये बस वो फूटने तक ही अहमदाबाद पहुंच पाएगी। यूँ मुझे कहीं रात गुजारने का मसला ना होगा। नींद तो मैंने दिन में ही पूरी कर ली थी। बहरहाल ड्राइवर के कहने के बरक्स खराबी दुरुस्त करने में पूरे 2 घंटे सर्फ हो गए। मुंशी और कंडक्टर सामान समेट कर बस के नीचे से निकले तो ड्राइवर ने अपनी सीट संभाली और 2-3 बार हॉर्न बजाया ताकि नीचे उतरे हुए मुसाफिर बस में सवार हो जाएं। बस रवाना हुई और अभी ज़रा ही दूर गई थी कि गोलियों की तड़तड़ाहट उभरी। साथ ही समात में धमाके हुए। मुसाफिरों में चीहों पुकार मच गई। बस के शीशे समा खराश किरची की आवाज़ से बिखर गए। मैं एक तरफ को झुक गया। ड्राइवर ने फ़ौरन ब्रेक लगा दी कि कहीं गाड़ी उल्ट ना जाए। कई मुसाफिरों ने खौफज़दा होकर डाकू लुटेरे आ गए चिल्लाना शुरू कर दिया। चंद एक के मुंह से मैंने डाकू दलेर सिंह का नाम भी सुना। बहरहाल बस रुकते ही कई डाटे पोश मसल्ह डाकू घोड़ों पर सवार थे। हमारी बस को घेरे में लिया और फिर सारे मुसाफिरों को नीचे उतार दिया। उनमें एक लंबा तड़ंगा चौड़ी छाती वाला डाकू भी था। उसने अपने चेहरे पर डाटा नहीं बांध रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और वहशत हूँ रंग लिए हुए थी। सारे मुसाफिरों को गन पॉइंट पर खड़ा करके उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। मेरे पास जो थोड़े बहुत रुपए थे वो उन हबीसों ने ले लिए। अचानक सरगना डाकू, जो लोगों के कहने के मुताबिक दलेर सिंह ही था, मुझे देखकर बुरी तरह ठटका। फिर दूसरे ही लम्हे उसकी बड़ी बड़ी वहशी और हूँ रंग लिए हुए आंखों में एक चमक उभरी और वह घोड़े से उतरकर बगौर मेरे चेहरे की तरफ घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ा। ओए तू तो मेरे भाई का कातिल! वाह वाहगर वाह! आज तो अपने जानी दुश्मन को देखकर मेरा सीना ठंडा हो गया। मैं हैरान परेशान उसका मुंह तकने लगा। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। अब मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, मगर नहीं, मौत तो तेरे लिए बहुत छोटी सज़ा होगी। मैं तुझे इतनी अजियतें दूंगा कि तू मुझसे रहम की सूरत मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा, सिर्फ मौत। फिर वो अपने साथी डाकुओं से तहमाना बोला, इस कुत्ते को ले चलो डेरे पर। मैं दाद फरियाद करता रह गया, मगर उसके साथी ने मुझे दबोच कर एक घोड़े पर बिठा लिया और फिर दूर जंगल की तरफ रवाना हो गए।